नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों के बीच जारी टकराव की स्थिति कहीं चुनावी साल में पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसे भांपते हुए केंद्रीय आलाकमान भी सचेत हो गया है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी कल सीएम वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन्होंने दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि इस दौरान इन दोनों ही नेताओं के बीच जारी मनभेद और मतभेद को दूर करने की कोशिश हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सुक्खू को तलब किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल दोनों ही जो नेता हैं, एक संगठन के मुखिया हैं और दूसरे सरकार के मुखिया हैं, दोनों को तलब किया गया है। जानकारी ये है इसमें मोनिका, क्योंकि जो हिमाचल कांग्रेस है उसमें गुटबाजी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अभी भी जो है फिलहाल इस पर जो लगाम है वो नहीं लग पाई है। मामला पहले ही हाईकमान के पास चला गया था, लेकिन कहा गया था दोनों को, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उन्हें ये कहा गया था कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा जो है खत्म कर दिया जाए, क्योंकि चुनावी साल है हिमाचल में और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। तो अब क्योंकि ये जो विवाद है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो संगठनात्मक चुनाव है उसमें मुखिया कौन बनेगा, यानी अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा। एक तरफ सुक्खू जो है एक बार फिर से इच्छा जता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि मैं इस बार फिर से अध्यक्ष बनना चाहता हूं। दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह का ये कहना है कि कोई और व्यक्ति जो है उसे अध्यक्ष बनाया जाए। तो जब ये बयान सामने आया तो उस समय जो है ये गुटबाजी खुलकर के सामने आ गई थी दोनों नेताओं के बीच। हालांकि दोनों ही जो है वो मीडिया के सामने खुलकर जो है वो नहीं बोले उस समय, लेकिन बाद में जो है लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी परहेज नहीं किया। सीएम वीरभद्र सिंह का ये कहना था, जो उन्होंने जी मीडिया को खास जो बयान अपना दिया था खास बातचीत के दौरान, ये कहा था कि एक शख्स को बार बार नहीं बैठना चाहिए एक पद पर, दूसरे व्यक्तियों को भी जो जिनमें काबिलियत है उनको आगे आना चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि जो उनके खेमे का कोई नेता है उसे अध्यक्ष पद पर काबिज किया जाए। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी बयान पर पलटवार करते हुए वीरभद्र सिंह को नसीहत भी दी थी कि 2 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री कोई नहीं रहना चाहिए, अगर एक ही व्यक्ति बार बार अध्यक्ष पद पर जो है नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो मामला आगे बढ़ता रहा, विवाद जो है वो लगातार बढ़ता रहा और बयानबाजी पे जो है वो खुलकर जो है दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। यहाँ पर बीजेपी को एक जो है मोनिका मौका एक और मिल गया इस मुद्दे को उठाने का। बीजेपी ये कह रही है कि एक अगर पार्टी में जो है वो जो पद का लालच है वो देखा जा रहा है, तो ऐसे में ऐसी सरकार लोगों और जो प्रदेश है उसका विकास क्या करेगी। तो ये मुद्दा जो है अब बीजेपी ने पकड़ लिया है, जिस पर जो है हाईकमान को अब चिंता सता रही है और दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और दोनों ही नेता जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बिल्कुल मोहित, गुटबाजी की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं, विपक्ष इसे पहले भी मुद्दा बना चुका है। आला कमान की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा सकती है कि दोनों सरकार और संगठन का तालमेल जो है वो बनकर रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी है, प्रस्तावित ही है और कहीं ना कहीं इस टकराव की स्थिति में इसका असर विधानसभा चुनावों में ना पड़े, इससे पहले भी आला कमान की तरफ से कोशिशें की गई हैं। ऐसे में अब क्या कुछ किया जा सकता है आला कमान की तरफ से? देखिए मोनिका, इसमें जो एक देखने वाली बात यह है कि दोनों ही नेताओं के बीच जो है पहले गुटबाजी हो चुकी है, जैसे आपने कहा भी, लेकिन वो गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगता नजर आया। मीडिया में ज्यादा सुर्खियां वो बनी नहीं, लेकिन अब जो है वो गुटबाजी जो है वो ज्यादा जो है वो हो चुकी है। हाईकमान जो है वो ये कोशिश करेगा कि उनकी जो कम से कम जो मीडिया में इस तरह की बयानबाजी जो नहीं दी जाए। हाईकमान जो है वो नकेल अपने पास रखना चाहेगा जरूर इस बार, क्योंकि चुनाव है और सख्ती से जो है हाईकमान वो भी दिखाना चाहेगा। बीजेपी की वहां अगर कंपैरिजन की जाए तो यहाँ पर भी जो है प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और जेपी नड्डा सीएम पद की दौड़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अमित शाह का पालमपुर में दौरा हुआ था उस समय सीधे तौर पर यह कह दिया गया था दोनों ही नेताओं को कि अभी सीएम फेस की कोई बात जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए या मीडिया में नहीं होनी चाहिए। तालमेल और बैलेंस एक बयानबाजी का जो है वो सभी नेताओं को कहा गया था, जो स्पोक्स पर्सन भी है और जो मीडिया में बयानबाजी जो लगातार जारी रहती है बीजेपी की। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपस में बैठकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश आला कमान की तरफ से हो सकती है, क्योंकि कल दोनों को यहाँ पर तलब किया गया है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा बीजेपी अभी से ही मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल हरियाणा बीजेपी पंडित दीनदयाल
अल्पकालिक विस्तारक योजना के तहत करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के बाद अब उन्हें हरियाणा के करीब 17,000 बूथों पर तैनात करने का फैसला लिया गया है, जो अगले 15 दिनों तक बूथों पर कैंप करेंगे और इस दौरान घर घर जाकर मनोहर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हरियाणा बीजेपी की जड़ें सूबे में और मजबूत हो सके। गौरतलब है कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसे पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। तक चुनाव की तैयारी की बात है तो विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि 2019 के चुनाव की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, 2024 की तरफ देखिए। तो हमारा तो मकसद केवल एक ही है, ये तो विपक्ष ने तैयारी की बात अपनी जो भी सोची है वो उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हमने जन कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुँचें इस बात के लिए 17,018 बूथ पर इन 15 दिनों के अंदर एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे इस बात को सुनिश्चित करेगा। 3 वर्ष पूरे हुए हैं और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष 2016-25 सितंबर से जिसकी शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने की थी केरल के कोझिकोडे से। ये पूरा वर्ष 25 सितंबर 2017 तक चलने वाला है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष इसको हमने नाम दिया है। इसमें इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हमने लिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलबीर, किस तरह से देखे हरियाणा बीजेपी की इस योजना को और इस तैयारी को 2019 के लिए? देखिए मोनिका, हालांकि इसको एक जनसंपर्क अभियान जो है वो नाम दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनका वर्ष, क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष उनका जो चल रहा है उसके बहाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर अब जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसकी उपलब्धियां हैं और जो हरियाणा सरकार की, क्योंकि हरियाणा सरकार को भी 3 साल होने जा रहे हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं और उसकी जो योजनाएं हैं उनकी घर घर जाकर उनका प्रचार प्रसार करने में जुटी है। और इसका मेन मकसद यही है कि 2019 का जो लक्ष्य है, चाहे वो केंद्र की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, ये दोनों लक्ष्य साध सके भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इतनी मशक्कत जो है अभी से भारतीय जनता पार्टी ने करनी शुरू कर दी है। मोनिका जी, कुलबीर, क्या इसे एक चैलेंज के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है और 2019 में भी यही लहर बरकरार रहे, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से ही अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल मोनिका, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये शायद इस तरह का पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है यानी जो सत्ता में पार्टी है वो ज्यादा मशक्कत कर रही है, वो लोगों के बीच ज्यादा जा रही है, वो उसको ज्यादा फिक्र है कि वो अपनी जड़ें जो ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। हालांकि विपक्ष उतना सक्रिय जो है वो नहीं दिखाई नहीं दे रहा, बेशक उसके हाथ से सत्ता जो है वो चली गई है। इस तरह के चांसेस कम ही होते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है इस तरह की मशक्कत करे और वो भी चुनाव से इतने दिन पहले। लेकिन इसको जरूर कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में पहली बार बनी है। केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी ये कहा जा सकता है कि तर्स के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का सुख जो है वो मिला है। और न केवल केंद्र, न केवल हरियाणा, बल्कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मोनिका, वहां भाजपा का यही लक्ष्य है कि वहां अपनी जड़ें स्थापित की जाएं ताकि आने वाले समय में भी सरकार जो है उनकी बने, सत्ता उनके हाथ में रहे। शुक्रिया कुलबीर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 12 गांव में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर नजर आए और इस बीच जानकारी ये मिल पा रही है कि दोपहर 3 बजे तक यहां पर 57% वोटिंग की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिका महेश्वरी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव हो रहे थे, वो उनकी वोटिंग खत्म हो गई है, क्या कुछ परसेंटेज वोटिंग का रहा है? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिखा?
मोनिका, अगर बात करें तो पोलिंग का जो टाइम था वो 7 से 5 बजे का था, लेकिन अभी भी जो गांव में लोग जो हैं अभी कतारों में खड़े हैं, जिसकी वजह से अभी तक पूरी पोलिंग की परसेंटेज सामने नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से काउंटिंग करने में कुछ देर जरूर लग जाती है। तो जो तस्वीर है वो शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब जो है सामने आ जाएगी। हालांकि 3 बजे तक 57% वोटिंग हो गई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि 7% जो है पोलिंग हुई होगी। हालांकि अगर नगर निगम चुनावों की बात करें तो उसमें भी करीब 7% ही पोलिंग हुई थी, और उम्मीद की जा रही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में भी कुछ 60% के आसपास ही पोलिंग होगी। शुक्रिया नितिका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। नोएडा की रक्षा गोपाल देश में टॉपर बनी है, तो चंडीगढ़ ने भी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में अपना लोहा मनवाया है। तो सीबीएसई के 12वीं क्लास के रिजल्ट आ गए हैं। नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की रक्षा गोपाल ने ऑल इंडिया टॉप किया है। रक्षा गोपाल को 99.6% नंबर मिले हैं। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ के डीएवी सेक्टर 8 की भूमि सावंत रही हैं। उन्हें साइंस स्ट्रीम में 99.4% नंबर मिले हैं। भूमि सावंत सिरसा की रहने वाली हैं। तीसरा स्थान कॉमर्स में चंडीगढ़ के ही आदित्य जैन को मिला है। उन्हें 99.2% नंबर मिले हैं। कॉमर्स में ही चंडीगढ़ के मन्नत लूथरा को 99.2% मार्क्स मिले हैं। तो सीबीएसई के 12वीं क्लास के रिजल्ट आ गए हैं। साइंस स्ट्रीम में 99.4% नंबर हासिल कर सिरसा की भूमि सावंत ने सीबीएसई के नतीजों में दूसरा स्थान हासिल किया। सिरसा की बेटी भूमि सावंत ने हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया है। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में भूमि 99.4% अंक लेकर देश भर में दूसरे नंबर पर रही है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद सिरसा में भूमि के घर पर जश्न का माहौल है। भूमि सावंत डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से साइंस की स्टूडेंट है। उनके अलावा चंडीगढ़ के ही आदित्य जैन और मन्नत लुथरा 99.2% अंक हासिल करके संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे हैं। दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। भूमि सावंत का सपना इंजीनियर बनने का है। मुझे मालूम था 95 अबव परसेंटेज आ जाएंगे, लेकिन इतना 99.4% एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीचर्स का और प्रिंसिपल मैम का बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन था। बहुत बार ऐसा होता था, कुछ टेस्ट में थोड़े बहुत मार्क्स कम आ जाते थे, थोड़ा सा डिप्रेशन में चली जाती थी। पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी डाउट के पूरे कॉन्फिडेंस से बस अपना बेस्ट दो, तो मैंने वो किया। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बता नहीं सकते, बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि 2 साल की मेहनत कुछ रंग लाई और सभी को भरोसा था और उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा होना कुछ अलग ही फीलिंग होती है। अभी तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ऑल इंडिया रैंक इज समथिंग लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन था मेरे लिए तो, बट अब आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। भूमि की मां सरोज सावंत को बेटी की सफलता पर नाज है। वहीं भूमि के पिता का कहना है कि भूमि का सपना ही उनका सपना है, जिसे पूरा करने के लिए पूरा दम लगा देंगे। मुझे तो स्टार्टिंग से ही फक्र है इस पे, स्टार्टिंग से ही प्राउड है। तो हमेशा फर्स्ट आई है, हर क्लास में फर्स्ट आई है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेटा ही हमेशा नाम रोशन करता है, बेटियां भी बहुत नाम रोशन करती है। साबित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल साबित कर दिया। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही वर्ड्स में कि कितना अच्छा लग रहा है। शुरू से टॉप पर रही है तो अच्छा ही करेगी, जो करेगी अपनी लाइफ में अच्छा करेगी, सक्सेस मिलेगी उसको हर जगह। बेटियां हमेशा नाम रोशन करती हैं। भूमि सावंत ने छात्रों से कहा कि दिल लगाकर मेहनत करें तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिरसा से विजय कुमार, चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी, जी मीडिया। सीबीएसई के नतीजों में सफल होने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई है। तो वहीं मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी
कामयाब छात्रों को बधाई दी है, साथ ही हिदायत दी कि जो कामयाब नहीं हो पाए हैं वो हताश ना हो, दोबारा मेहनत करें और सफल हों। 3 लड़कियां और 1 लड़का पहला आया है। मैंने सबसे बात की, रक्षा गोपाल, भूमि सावंत, आदित्य जैन और मन्नत लूथरा। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, तो एक अर्थशास्त्री बनना चाहती है। आर्ट्स की लड़की पहली आई है, ये तो मुझे ज्यादा खुशी की बात है। एक IAS अधिकारी बनना चाहती, एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करना चाहती और उसके साथ साथ राजनीति का उसका साफ झुकाव, रुचि दिख रही थी, और एक छात्र जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये जिस तरह से है समाज का सही दर्पण है। हमें सभी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे लोग चाहिए और इसलिए इन सबको मैंने बधाई दी। मैंने ये भी कहा कि आपकी मेहनत, आपके माता पिता का प्यार और मार्गदर्शन और आपके गुरुजनों का सीख, इस सब का परिणाम है कि आपको ये सफलता मिली है। ऐसे ही लगन से आगे बढ़िए। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि हरियाणा में 30 मई को टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान होगा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान करेंगे। जल्द ही हरियाणा की टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। निर्दलीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक 30 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान करेंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हिसार में 80 एकड़ जगह टेक्सटाइल पार्क के लिए रिजर्व रखी गई है और जो टेक्सटाइल उद्योग हिसार से चला गया है उनका जोर उसे वापस लाने पर है। टेक्सटाइल पॉलिसी हरियाणा की हमने बनवाई है और उस टेक्सटाइल पॉलिसी को 30 तारीख को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे। उससे और हिसार की जो डेवलपमेंट का प्लान है उसके अंदर हमने 80 एकड़ जगह टेक्सटाइल पार्क के लिए भी रिजर्व करवाई है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिसार में पहले थी सारी उजड़ के चली गई, वो वापस आनी चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का भी जिक्र किया। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अपने हिसार जिले के लिए मेरा दूसरा जो प्रयास होगा वो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर रहेगा। और ज्यादा महंगी चीजें यहाँ पे आसपास इलाके में उगे, वो यहीं पे फैक्ट्रियों में प्रोसेस हों और प्रोसेस फूड फिनिश होकर के जाए, ताकि एक तो किसानों को ज्यादा पैसा मिले उनकी फसलों का और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आदमपुर हलके के उन 5 गांवों का भी जिक्र किया जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक इन गांवों में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इन 5 गांवों को देश में मॉडल के तौर पर पेश किया जाए ताकि और गांवों में भी बदलाव आ सके। कहूंगा आपको कि आदमपुर हलके के 5 गांव जो हमने लिए हैं वहां पे काफी काम हुआ। अगर अगले 6 महीने 8 महीने बाद अगर आप जाओगे वहां तो हिसार जैसा जगह दिखने लगेगी, शहर की जगह जैसे दिखने लगेगी। ऐसा मेरा प्रयास है। हमारा प्रयास है कि उन 5 गांवों को हम ऐसा बना दें जो पूरे देश में एक ऐसी मिसाल बने कि भी देश का गांव भी इस प्रकार का हो सकता है। गौरतलब है कि हिसार में कैमरी रोड स्थित लक्ष्मी विहार कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। क्षेत्र के लोगों ने डॉक्टर चंद्रा का सम्मान किया और उनके सामने अपनी समस्याएं रखीं। हरिराम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह के साथ बैठक की है। इस बैठक में यूनिवर्सिटी के तमाम कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने गौशालाओं को मॉडर्न बनाने पर जोर दिया। वहीं सूबे के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी पूरा सहयोग देने का वादा किया है। वहीं डॉक्टर चंद्रा ने अग्रोहा विकास ट्रस्ट की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर बजरंग दास गर्ग को अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अग्रोहा धाम में 5 अक्टूबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा जिसमें लाखों की संख्या में देश भर में से
वैश्य समाज के लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के माध्यम से 5 गांवों का सिलेक्शन किया था। उन्हीं की समीक्षा बैठक थी कि हमने जो स्कीम बनाई है, हमने जो योजना बनाई है, उसमें डॉक्टर साहब का हमें क्या क्या सजेशन है। तो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूरा प्रेजेंटेशन किया और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन कैसे करें और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कैसे करें, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, अधिक वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे करें। इन सारी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज ये समीक्षा बैठक की है। इसमें जो सजेशंस आए उनको इनकॉर्पोरेट करके और हम वहाँ बड़ी द्रुत गति से, बहुत तेज गति से कार्य करना शुरू करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।